हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम सपोर्ट में। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दृष्टि जीके 2021 का। ठीक है, जो 2021 की जो बुक है वो हम लोग पूरी कवर करेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आरओ के एग्ज़ाम के लिए, आरओ एग्ज़ाम के लिए और यूपी पीसीएस के लिए और यूपी एसएससी का जो पीईटी का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। हम लोग यहाँ पे पूरा जो जीके है दृष्टि की वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो आज पहली क्लास है, ठीक है, आज पहली क्लास कंप्लीट करेंगे, इसी हिसाब से आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। तो आज हम लोगों ने इन्वायरमेंट का ये पहली क्लास है। जब इन्वायरमेंट ख़त्म होगा तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया पर्यावरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इकोसिस्टम। सबसे पहले हम लोग पर्यावरण के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप लोग मान लीजिए पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, पर्या प्लस धन आवरण। ठीक है, पर्याय मतलब कि हम लोगों को जो आवरण घेरे हुए है, जैसे कि हम लोग पृथ्वी है। ठीक है, जैसे आप लोग रहते हैं, आप लोगों के आसपास जीव जंतु पेड़ पौधे ये सभी चीज़ रहती हैं, घास। ठीक है, लोग रहते हैं यहाँ पर। तो ये जो आपके आसपास का जो क्षेत्र हो गया वो क्या हो गया, पर्यावरण हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग सीधा इकोसिस्टम पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र पर। जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे निवास करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है अथवा परितंत्र कहलाता है। ठीक है, यह एक खुला तंत्र है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए, यह एक खुला तंत्र है। परितंत्र का आकार एक छोटे तालाब से लेकर एक विशाल महासागर तक हो सकता है। सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी का सबसे बड़ा व स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। अब देखिए हम लोगों को इसमें कितने फैक्ट्स मिल गए, इसमें हम लोगों को 3 से 4 फैक्ट्स मिल गए। सबसे पहला जो फैक्ट है वो क्या है कि पर्यावरण जिसमें वे निवास करते हैं उसको क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यह एक खुला तंत्र है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है यह एक खुला तंत्र है। इसके बाद जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वे एक छोटे से तालाब से लेकर एक विशाल महासागर तक हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं समुद्री जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र व स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी पर बात करते हैं। इकोलॉजी का मतलब क्या है, जीवों के आपसी संबंधों और पर्यावरण के बीच उनके संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। इस शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता अर्नेस्ट हेकेल थे। ठीक है, इकोलॉजी के जो प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे, अर्नेस्ट हेकेल थे, हेकेल। ठीक है, इसके बाद हम लोग पर्यावरण के बारे में बात करते हैं। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट। पर्यावरण एक गतिशील प्राकृतिक इकाई है जिसमें जैविक तथा अजैविक घटक परस्पर अंतःक्रिया कर अंतर संबंधित होते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, जैसे पर्यावरण क्या होता है कि एक जैविक घटक होते हैं और एक अजैविक घटक होते हैं, इन दोनों की जो अंतःक्रिया कर अंतर संबंधित रहते हैं, इनसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। चलिए इसके बाद हम लोग जैविक समुदाय के बारे में बात करते हैं। विभिन्न प्रजातियों के समुदाय जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं तथा एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जैविक समुदाय कहलाते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का विकास जैविक घटकों यानी उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक के साथ अजैविक घटकों यानी स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के अंतर संबंधों से होता है। देखिए जैविक कौन कौन से होते हैं, जैविक घटक कौन से होते हैं, उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं और अपघटक। ये कौन से हो गए, ये जैविक अपघटक हो गए। ठीक है,
और अजैविक घटक कौन से हो गए? स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया। तो इनके जो अंतर संबंधी जो क्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैविक समुदाय बोलते हैं उनको, ठीक है, या उनसे विकास होता है उनको क्या बोलते हैं हम लोग? जैविक समुदाय बोलते हैं, ठीक है। बायोम, अब हम लोग बात करते हैं बायोम के बारे में। सभी पौधे तथा जंतु पर्यावरण से संयुक्त क्रिया और प्रतिक्रिया द्वारा परस्पर संबंधित हैं, ठीक है। जो सभी पौधे और जंतु हैं वो पर्यावरण से संयुक्त क्रिया और प्रतिक्रिया द्वारा परस्पर संबंधित हैं। एक क्षेत्र में अनेक समुदायों का यह जाल क्या कहलाता है? बायोम कहलाता है। बायोम एक जैविक कटिबंध होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि बायोम क्या कहलाता है कि एक क्षेत्र के जितने भी समुदाय हैं, जैसे हम लोग नहीं, एक जिला होता है तो वो क्या कहलाता है? बायोम हो जाएगा वो, ठीक है। बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं वहाँ पर, ठीक। तो बायोम एक कौन सी है? एक जैविक कटिबंध है, ठीक है। अब हम लोग जैव मंडल के बारे में बात करते हैं। जैव मंडल, बायोम के समूह को जैव मंडल कहते हैं। अब देखो, बायोम के जो समूह हो गया उसको क्या कहते हैं हम लोग? जैव मंडल कहते हैं। जो जैविक और अजैविक समुदायों के बीच अंतर संबंधों से निर्मित बृहद एवं जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। यह पृथ्वी के 3 अजैव परिमंडलों यथा स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जल मंडल के मिलन स्थल पर होता है, जहाँ जीवन का कोई ना कोई अंश मौजूद होता है, ठीक है। तो ये किसका होता है? स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जल मंडल के मिलन का जो स्थल मंडल होता है। जैसे तीनों चीज़ें हो गई, ये जैसे ये जल मंडल हो गया, ये वायुमंडल हो गया, एक मिनट, ये वायुमंडल, ये जलमंडल हो गया, ये वायुमंडल हो गया, मतलब ये जलमंडल, ये वायुमंडल हो गया, और जो बीच का होगा वो क्या होगा इसका? वो कहलाएगा हमारा जैव मंडल, ठीक है। इसके बाद निकेत के बारे में बात करते हैं। निकेत क्या है? एक प्रजाति को जीने के लिए जिन जैविक, भौतिक या रासायनिक कारकों की ज़रूरत होती है उन सबको सम्मिलित रूप से निकेत कहते हैं। जैसे कोई जीव है, ठीक है, एक या प्रजाति है, उसको जैविक, भौतिक और रासायनिक कारकों की ज़रूरत होती है, तो इनके जो सम्मिलित रूप होता है उसको क्या बोलते हैं? निकेत बोलते हैं। दूसरे शब्दों में निकेत एक ऐसा स्थान है जहाँ किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं सुलभ हों, ठीक है। सामान्यतः 2 भिन्न प्रजातियों का निकेत एक समान नहीं होता। जो अगर कोई अलग अलग प्रजाति है तो उनका जो निकेत है वो एक समान नहीं होगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं: अजैविक घटक, जैविक घटक और ऊर्जा संघटक, ठीक है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अजैविक घटक की। देखिए, अजैविक घटक, इसके अंतर्गत ऐसे निर्जीव पदार्थ आते हैं। इसमें कौन से आते हैं? निर्जीव पदार्थ आते हैं जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए मृदा, वायु, जल, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ आदि, ये सब क्या हो गए? अजैविक घटक हो गए। जैसे मृदा है, वायु है, ये सब क्या है कि जैविक घटकों को ये लोग मतलब जैविक घटकों को ये लोग प्रभावित करते हैं, ठीक है। जीवों को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जैविक घटक के, एक मिनट, हाँ, जैविक घटक, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीवों को शामिल किया जाता है, जो क्रमशः स्वपोषी उत्पादक, परपोषी उपभोक्ता एवं मृतपोषी यानी अपघटक कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्वपोषी की, ठीक है। अब स्वपोषी क्या होते हैं? इसके अंतर्गत मुख्यतः हरे पौधे होते हैं, शैवाल होते हैं व कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। ये मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया द्वारा रसायन संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, जो इनके साथ साथ अन्य जीवों के लिए भी भोजन का मुख्य स्रोत होता है।
भोजन का क्या होता है, मुख्य स्रोत होता है, इसलिए इन्हें उत्पादक बोलते हैं। ठीक है, और प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे हरे पौधे हो गए, शैवाल हो गए, ये सब क्या है, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर है। ठीक है, प्रथम पोषणीय स्तर पर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं परपोषी की। ठीक है, परपोषी, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए पौधों, जंतुओं या दोनों पर निर्भर होते हैं। भोजन के स्रोत के आधार पर इन्हें हम शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक है, अब जैसे शाकाहारी क्या होते हैं, ये अपना भोजन मुख्यतः पौधों से प्राप्त करते हैं, इसलिए ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, किंतु पोषण स्तर में ये द्वितीयक स्तर पर होते हैं। उदाहरण के लिए जंतु प्लवक यानी जुप्लेक्टन, गाय इत्यादि। ठीक है, ये सब क्या है, ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं यानी शाकाहारी हैं। मांसाहारी की बात करते हैं। मांसाहारियों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक वे जो शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं और दूसरे वे जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के जीवों को खाते हैं। पहले वर्ग में हम लोमड़ियों, पक्षियों आदि को रख सकते हैं, ये द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं और पोषण स्तर में इनका स्तर तीसरा होता है। ठीक है, इसी तरह दूसरे वर्ग में शेर और बाघ जैसे हिंसक पशु आते हैं। स्वाभाविक है कि ये तृतीयक उपभोक्ता होंगे और पोषण स्तर में इनका क्रम चौथा होगा। कौन सा होगा, चौथा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सर्वाहारी की। इसमें हम मुख्यतः मनुष्यों को रखते हैं जो अपना भोजन पौधों और जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं। इन्हें सर्वोच्च पोषण स्तर के अंतर्गत रखा जाता है, इसलिए सिद्धांततः जैव आवर्धन का सर्वाधिक दुष्प्रभाव इन्हीं पर पड़ता है। देखिए, जो सर्वाहारी होते हैं इन्हीं पर सबसे ज़्यादा जैव आवर्धन का सर्वाधिक दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक मिनट, हाँ, इसके बाद हम लोग बात करते हैं मृतोपोषी और अपघटक के बारे में। ठीक है, ये एक प्रकार के परपोषी ही हैं। ये मृत पदार्थों में मौजूद जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। ये भोजन का पाचन नहीं करते बल्कि मृत पदार्थों पर अपने एंजाइम का स्राव कर उन्हें अपघटित कर देते हैं। बैक्टीरिया और कवक इसके उदाहरण हैं। बैक्टीरिया और जो कवक हैं वो इसके उदाहरण है। एक मिनट, अरे यार, हाँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्थलीय परितंत्र का विभाजन। नहीं, हाँ, अब यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, अपरदाहारी। ठीक है, अपरदाहारी ये भी एक तरह से अपघटक ही है। ये भी अपरद अर्थात मृत कार्बनिक पदार्थों से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं। किसान के मित्र कहे जाने वाले केंचुए को इसी वर्ग में रखा जाता है। केंचुए को इसी वर्ग में रखा जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऊर्जा संगठक। इसके अंतर्गत सौर प्रकाश, सौर विकिरण तथा उसके विभिन्न पक्ष को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र स्थलाकृति विविधता, जलवायुवाद विविधता व अक्षांशीय विस्तार आदि कारकों के कारण एक समान नहीं होता है। इसमें वन से लेकर घास के मैदान तथा मरुस्थल से लेकर टुंड्रा प्रदेश तक का क्षेत्र सम्मिलित है। ठीक है, तो अब हम लोग विभाजन बात करेंगे। स्थलीय जो परितंत्र है उसका विभाजन कैसे है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उष्णकटिबंधीय की। एक मिनट, इसका हम लोग, हाँ, यहाँ तक कर दें। ठीक, अब हम लोग पहले बात करते हैं उष्णकटिबंधीय की। ठीक है, इसमें आते हैं सदाबहार वन। सदाबहार वन जो प्राणी, वृक्ष व झाड़ियों के 3 स्तर, कहीं कहीं 4 स्तर भी मौजूद होते हैं। विशाल वृक्ष यानी महोगनी, आबनूस, रोजवुड, ये इनके विशाल वृक्ष हैं। अधिपादप यानी एम्फीफाइट, जगुआर, अनाकोंडा, बाघ, बंदर आदि यहाँ पर होते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पर होती है।
देखो सदाबहार वन में सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पर होती है। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं, कांगो बेसिन में, पश्चिमी घाट पे, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर, जावा, सुमात्रा आदि। ब्राज़ील में इन वनों का सेल्वास कहा जाता है। ब्राज़ील में इन वनों को क्या कहा जाता है, सेल्वास। ठीक है। अब इसी में ही उष्णकटिबंधीय में भी पर्णपाती वन यानी मानसूनी वन आते हैं। ठीक है। इसमें शीशम, सागौन, साल, बांस आदि। ग्रीष्म ऋतु में बाष्पोर्जन कम करने हेतु वृक्ष पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है। इसमें कौन कौन से, तो लोमड़ी, भालू, गिलहरी आदि होते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, मध्य दक्षिण अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अब हम लोग शीतोष्ण कटिबंध के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अब हम लोग शीतोष्ण कटिबंध के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आ जाते हैं सदाबहार वन, लारेन, मैंगोलिया, यूकेलिप्टस। ठीक है। और इसमें कौन कौन से जानवर होते हैं, तो रोडेट होता है, भूरा बालू आदि। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो दक्षिण चीन, जापान, दक्षिण ब्राज़ील, दक्षिण पूर्वी अमेरिका, यूएसए। ठीक। इसके बाद आते हैं पर्णपाती वन। इसके बाद कहाँ से, पर्णपाती वन। ये शीत ऋतु में पत्तियाँ ठंड से बचने के लिए झड़ जाती हैं। वालनट, मैपल, एस, चेस्टन इसके वृक्ष हैं। ठीक है। भालू, ईगल, लोमड़ी यहाँ पर पाए जाते हैं। ये किस स्थान पर पाए जाते हैं, तो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, दक्षिण चिली जैसे शीतल जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं भूमध्य सागरीय वन। इन वनों में वर्षा जाड़ों में होती है। कार्क, जैतून, पाइन आदि इन तथा रसदार फल जैसे अंगूर, नींबू, नारंगी व नाशपाती यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद कौन कौन से जानवर होते हैं यहाँ पे, भेड़िया, लंगूर, भालू, आइबेक्स आदि। ठीक है। और कहाँ पे पाए जाते हैं, तो मध्य अक्षांशों में, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ये वन पाए जाते हैं। इस बायोम को चैपरेल भी कहा जाता है, चैपरेल भी कहा जाता है। भूमध्य सागरीय वन को क्या कहा जाता है, चैपरेल। अब हम लोग बात करते हैं शंकुधारी वन या टैंगा या कोणधारी वृक्ष। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हाँ, सर्वाधिक विस्तार इसका, नुकीली पत्तियां होती हैं इसमें, कम बाष्पोर्जन होता है। ठीक है। बर्फ़ रुक ना सके, जैसे बर्फ़ जब गिरती है तो इस पर रुक ना सके, इसलिए ये नुकीली पत्तियां होती हैं, तो ये सब नीचे गिर जाती हैं। जैव विविधता व उत्पादकता कम होती है। इसमें जैव विविधता कम होती है और उत्पादकता भी कम होती है। चीड़, देवदार, फार, स्प्रूस आदि यहाँ पर मुलायम लकड़ियाँ होती हैं। ठीक है। लोमड़ी, मिंक, साइमेरियन क्रेन यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आर्कटिक वृत्त यानी 66.5 डिग्री सी के चारों ओर, यूरोप, एशिया व उत्तरी अमेरिका में व ऊंचे पर्वतों पर भी पाए जाते हैं, जैसे हिमालय में ये पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद मरुस्थलीय यानी मरुस्थलीय परितंत्र में मरुस्थलीय वन होते हैं। ठीक है। छोटी पत्तियां व कांटे वाष्पोर्जन को न्यून करने हेतु गहरी जड़ें, पत्तियों व तने फूले हुए होते हैं। और यहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं, ऊंट, कंगारू, जंगली कुत्ता, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है। और ये कहाँ किस स्थान पर पाए जाते हैं, तो महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में यानी थार, सहारा, गर्म मरुस्थल में, जबकि लेह, लद्दाख, कारगिल आदि ठंडे मरुस्थल में भी पाए जाते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हाँ आर्कटिक टुंड्रा की। ठीक है। आर्कटिक टुंड्रा आर्कटिक टुंड्रा जैसे टैगा वन की समाप्ति स्थल से ध्रुवों तक इसमें होते हैं। इसमें वृक्ष जो होते हैं वो काई, लाइकेन, बर्च में। ठीक है। रेडियर, लेमिंग आदि। यहाँ के मानव इसको क्या बोलते हैं, यहाँ के मानव को स्कीमो बोलते हैं, स्कीमो। ठीक है। आर्कटिक टुंड्रा में। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये उत्तरी कनाडा, अलास्का, यूरोपीय रूस और साइबेरिया में। इसके बाद अल्पाइन टुंड्रा। अल्पाइन टुंड्रा कहाँ पाए जाते हैं, तो अल्पाइन टुंड्रा बौनी घास यानी लाइकेन आदि, यहाँ पे छोटी छोटी घासें होती हैं। ठीक है। और ये लाइकेन यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं अल्पाइन में। पहाड़ी बकरी, याक इत्यादि यहाँ पर होते हैं। ठीक है।
पर्वतों की अत्यधिक ऊंचाई पर लगभग सभी महाद्वीपों में। ठीक है, तो पर्वतों की जितनी ऊंचाई होगी वहाँ पर पाए जाते हैं अल्पाइन टुंड्रा। फिर आता है उष्णकटिबंधीय घास भूमि, छोटे और विस्तीर्ण घास मैदान, ऊंची नीची घास जैसे एलिफेंट घास, ठीक है, 3 से 4 मीटर ऊंची होती है। यहाँ पर कौन कौन से पाए जाते हैं? जैसे हाथी, जिराफ, जेब्रा, ये सब पाए जाते हैं। और ये किस स्थान पर पाए जाते हैं? कोलंबिया एवं वेनेजुला, जहाँ पर लानोज बोलते हैं, ब्राज़ील में कैंपोस बोलते हैं, मध्य एवं पूर्वी अफ्रीका एवं मध्य अमेरिका में सवाना बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनके जो ये नाम है ना, ये याद कर लीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि, विश्व के प्रमुख अन्न भंडार व दूध उत्पादक स्थल वहाँ पे होते हैं। ठीक है, स्टेपी बायोम का सर्वाधिक विकास रूस के चार्जेम मृदा में हुआ है। ठीक है, सियार, लोमड़ी, खरगोश यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा अर्जेंटीना, उरुग्वे यानी पंपास, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, न्यूजीलैंड कैंटरबरी, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, यूरालचेट स्टेपी, अमेरिका प्रेयरीज, उत्तरी अमेरिका, हंगरी पुस्ताज। ठीक है, तो ये आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए इनके। इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो जो वन स्थिति 2019 रिपोर्ट आई थी, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाएगा। ठीक है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में प्रकाशित की जाती है। 1987 से प्रकाशित की जा रही है, प्रत्येक 2 वर्ष में प्रकाशित की जाती है और 1987 से प्रकाशित की जा रही है। इस श्रेणी की 16वीं रिपोर्ट है। ये कौन सी? देखो, रिपोर्ट भी पूछ लेते हैं, कौन सी रिपोर्ट है? 16वीं रिपोर्ट है। इस वन रिपोर्ट से संबंधित प्रमुख बिंदु निम्न है। इस रिपोर्ट में वन संसाधनों के आकलन के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 का प्रयोग किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ISFR 2019 से संबंधित प्रमुख तथ्य। देश में वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, कुल क्षेत्रफल कितना है? 8,07,270 वर्ग किलोमीटर यानी 24.56%। ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र कितना है? 7,12,249 वर्ग किलोमीटर यानी 21.67%। ठीक है, और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र कितना है? तो 95,027 वर्ग किलोमीटर यानी 2.89%। ठीक है, आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई है? तो 3,976 वर्ग किलोमीटर यानी 0.56%। वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि 1,212 वर्ग किलोमीटर यानी 1.29%। वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई है? तो 5,188 वर्ग किलोमीटर यानी 0.65%। ठीक है, आप लोग इन पॉइंट्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद ISFR रिपोर्ट 2019 में वनों के प्रकार एवं जैव विविधता नामक एक नए अध्याय को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत वृक्षों की प्रजातियों को 16 प्रमुख वनों के वर्गों में विभाजित किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक असम और त्रिपुरा को छोड़कर से सभी उत्तर पूर्वी राज्यों के वनावरण क्षेत्र में कमी आई है। ये पॉइंट आप लोगों को इम्पॉर्टेंट है। असम और त्रिपुरा को छोड़कर से सभी उत्तर पूर्वी राज्यों के वनावरण क्षेत्र में कमी आई है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रतिशत के संदर्भ में सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य। तो सबसे ज़्यादा वनावरण वाले प्रतिशत में कौन है? तो मिज़ोरम है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है और मेघालय है। सबसे ज़्यादा मिज़ोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय। ठीक, इसके बाद हम लोग सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य। तो वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश है सबसे ज़्यादा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, हाँ, वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं? वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाले राज्य कौन से हैं? कर्नाटक है,
फिर आंध्र प्रदेश है, फिर केरल है। ठीक है, ये आप लोग इम्पोर्टेंट है, आप लोग ये याद कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल 54 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 1.110 की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बांस भूमि अनुमानित रूप से 1,60,037 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें पिछले रिपोर्ट की तुलना में कुल बांस भूमि में 3,229 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की। ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें आवास का मुख्य आधार जल हो, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। जल में लवण की मात्रा के आधार पर जलीय परितंत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अलवण जलीय परितंत्र, इस परितंत्र में लवण की मात्रा बहुत कम होती है, जो कभी भी 0.5% माने पीपीटी से अधिक नहीं होती है। इसमें झील, तालाब, नदी, झरने इत्यादि शामिल हैं अलवण जलीय परितंत्र में। ठीक है, समुद्री परितंत्र 35 पीपीटी या उससे अधिक लवण की मात्रा वाले समुद्री जल में यह परितंत्र विकसित होता है। इसके बाद ज्वारनदमुखी या एस्चुअरी परितंत्र, सामान्यतः यह उपयुक्त वर्णित 2 परितंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है। उदाहरण के लिए एस्चुअरी या मैंग्रोव वन, जो दलदली क्षेत्र नहीं होते हैं वो वाला। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्द्र भूमि परितंत्र। ठीक है, आर्द्र भूमि ना तो गहरे जलीय तंत्र है और ना ही स्थलीय परितंत्र, बल्कि ये वैसे दलदली या जल वाले क्षेत्र हैं जहाँ साल भर या साल के कुछ महीनों में प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से शांत या बहता हुआ मीठा या खारे पानी वाला समुद्री या गैर समुद्री जल जमाव हो। पारिस्थितिकी व्यवस्था बनाए रखते हुए ये पोषक तत्वों का पुनर्निर्माण व जहरीले तत्व को निष्क्रिय करती है, इसलिए इसे आर्द्र भूमियों को प्रकृति की किडनी कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, आप लोग प्रकृति की किडनी किसको बोलते हैं? तो प्रकृति की किडनी जो बोलते हैं आर्द्र भूमि परितंत्र को। भारत सरकार द्वारा 1985 से 86 में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया। तो इस वीडियो में बस हम लोग इतना ही। कल हम लोग जो बात करेंगे वो रामसर सम्मेलन से बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको हम लोग रामसर सम्मेलन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एंड शेयर ज़रूर कर दें सभी लोगों को। ठीक है, धन्यवाद।